अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ऑडिट का हमारे पास जो पेपर होने जा रहा है, हमेशा की तरह इस बार भी कैफ 8 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जिसको अगर हम देख लेंगे तो थोड़ा सा पेपर से पहले, चूंकि रिवीजन के लिए टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, तो आप बड़े अच्छे से उन एरियाज के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। तो रिवीजन आपने 100% करना है, लेकिन जो एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से आपने देख लेना है। देखिए यार, सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख लें कि हमारे पास जो सबसे पहले ग्रेड है ऑडिट फ्रेमवर्क की, रेगुलेशन की और प्रोफेशनल एथिक्स की, इसकी वेटेज जो है वो 15 से 25 मार्क्स है। इसके अंदर 5 ग्रेड्स आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट 210, आइजा 220 क्वालिटी, कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। सही है, नॉर्मली एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स, एक्सेप्टेंस के स्टैंडर्ड्स में होता है। इन एरियाज को अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से देख ले तो 15 से 20 मार्क्स की कवरेज आपके पास अच्छी हो जाएगी। हर टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे एरियाज है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि कौन से ऐसे एरिया जो कि पूछ चुका है, नहीं पूछ चुका है, फौरन इसको एनालाइज कर लेते हैं। देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो गए कि एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे। ऑल्दो एक ज़माने में वो 6-6, 8-8 नंबर की चीज़ें पूछता था। सही है, एक्सपेक्टेशन गैप हो गया, स्टूडेंटशिप हो गया, ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट हो गया, इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट हो गया, आईफैक एंड आईएसबी की डेफिनेशंस हो गई, एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हो गई। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पेपर से पहले बच्चे नॉर्मली नहीं देख के जा रहे होते हैं। मेरी सजेशन आपको ये होगी कि ये टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, शायद 4-5-6 नंबर की थ्योरी यहाँ से आ जाए आपके पास। अगली चीज़ हमारे पास आइसा 200 जो है वो लास्ट 6 अटैम्प्ट से एग्जामिन नहीं हुआ है। बच्चों आप समझ रहे हैं, आइजा 200 लास्ट 6 अटेम्प्ट से एग्जामिन नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरेंट लिमिटेशन का, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कवर होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। सही है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमारे पास क्या एडवांटेजेस होते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करने से उसके क्या यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि यार इस सिनेरियो के ऊपर आप मुझे बताएं कैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करेंगे, जो कि हमने एडिशनल प्रैक्टिस सेशन में भी करा था। इसके अलावा प्रोफेशनल जजमेंट, बहुत साल हो गए आईकैप ने नहीं पूछा। प्रोफेशनल जजमेंट किन किन फेजेस में यूज़ होते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फिर आखिरी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर्स की और मैनेजमेंट की। अगली चीज़ हमारे पास जो इसी ग्रेड ए में आती है वो आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर आता है। एंगेजमेंट लेटर जो है वो उसने लास्ट 2 अटैम्प्ट से पूछ रहा है। आजा 210 लास्ट 2 अटैम्प्ट में पूछ रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंगेजमेंट लेटर का जो एक फॉर्मेट होता है, सही, पेपर से पहले फॉर्मेट को एक बार गो थ्रू करके चले जाएगा। क्या पता एग्जामिनर आपसे कहे कि मुझे एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट बना के, तो यह फॉर्मेट है, क्रिटिकली एनालाइज करो कि ये एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एरिया है। प्री कंडीशंस के ऊपर वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि एंगेजमेंट लेटर की प्री कंडीशन क्या है और एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर रिकरिंग ऑडिट होगा तो क्या एंगेजमेंट लेटर लेना जरूरी है कि नहीं। थोड़ा सा और मूव करते हैं बच्चों। आइजा 220 क्वालिटी फॉर एन ऑडिट रिसेंटली हमारे सिलेबस में ऐड हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसके अंदर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, सही है, क्वालिटी के एलिमेंट्स एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस पे कैसे अप्लाई होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आ सकता है। कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर 2-4 नंबर की थ्योरी आ सकती है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, सही है, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और कह रहा है, ईक्यूसीआर पार्टनर कुछ और कह रहा है। अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो उसको कैसे लीड करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ आ सकती है आपके पास। और आखिरी चीज़, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट होती हैं ताकि कल को कोई भी एक रिव्यूअर ये चेक कर सके कि क्या आइजा 220 के एलिमेंट्स अप्लाई हो सके कि नहीं हुए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक एक्सपेक्टेड है क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे, कि वो आपको एक ऑडिट का, एक कंपनी के ऑडिट का सिनेरियो देगा और आपसे कहकर जी क्रिटिकली एनालाइज करें, बताएं कि क्वालिटी के कौन से एलिमेंट, आप क्वालिटी के बारे में क्या समझते हैं इस कंपनी के ऑडिट में। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। प्लानिंग शायद ठीक नहीं हुई होगी, इंडिपेंडेंस के मसले होंगे, रिस्क सही आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे, तो एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड है। अगली चीज़ हम मूव करें बच्चों, तो वो हमारे पास कंपनीज एक्ट है। और कंपनीज एक्ट को भी अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट जो हमारे पास है वो लास्ट अटैम्प्ट में एग्जामिन हुआ है। लास्ट 1-2 अटैम्प्ट से कंपनीज एक्ट हमारे पास एग्जामिन हो रहा है। इसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। एडिशनल मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या एडिशनल मैटर इंक्लूड करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऑन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट एंड सिग्नेचर, तो कंपनीज एक्ट में इन 3 एरियाज को स्पेसिफिकली अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज इनमें से कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि आपके आइजा 700 से लिंक हो रहे होते हैं। डेट एंड सिग्नेचर आइजा 700 से लिंक हो रहे होते हैं। एडिशनल मैटर टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट जो है, तो जो हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से एडिशनल ओपिनियन देते हैं वो आइजा 700 से लिंक हो रहे होते हैं कि उसको हमने किस हेडिंग में देना है, रिपोर्ट और अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं बच्चों। इस ग्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है, सही है। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सही है, लेकिन बेस्ड ऑन द पास्ट ऑफ एनालिसिस मुझे कुछ लगता है कि ये कुछ एरियाज है जिसको एग्जामिनर शायद इस बार एग्जामिन करेगा। रिक्रूटमेंट सर्विस कर सकता है, रिसर्च सर्विस विद क्लाइंट कर सकता है, ऑडिट फी के जो सेक्शंस थे, सही है, फी साइज था, रेफरल फी थी, इनको एग्जामिन कर सकता है, लोन्स एंड गारंटी कर सकता है, एडिशनल वर्क, और कुछ सर्विसेज हमारे पास है, वैल्यूएशन सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, इसको एग्जामिन कर सकता है। लॉन्ग एसोसिएशन, बिजनेस रिलेशनशिप एंड गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। बच्चों ग्रेड ए के बाद हम आते हैं ग्रेड बी में। इसकी हमारे पास वेटेज 15 से 20 मार्क्स है और इसके अंदर हमारे पास 5 स्टैंडर्ड्स हैं। प्लानिंग, रिस्क,
मटीरियलिटी, फ्रॉड एंड डॉक्यूमेंटेशन। सही है, सिनेरियो बेस्ड के हिसाब से ये सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट ग्रेड है कि इसके अंदर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड चीज़ें पूछ रहा होता है। रिसेंटली आपने देखा होगा मटीरियलिटी के अंदर भी पिछले 2 अटैम्प्ट से अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस अगर हम देखें तो एज ए 300 जो है वो पिछले 2 अटैम्प्ट से एग्जामिन नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। 2 चीज़ें एज ए 300 के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिस पर वो आपसे कहेगा कि मुझे ऑडिट स्ट्रेटेजी बना के दे। सही है, अब वो ऑडिट स्ट्रेटेजी आपको कंपनी के ऊपर भी बनाने का कह सकता है, कंपनी को ऑडिट पे भी कह सकता है, या वो आपसे ये कह सकता है कि मुझे कंफर्मेशन पे स्ट्रेटेजी बना के दे, मुझे सैम्पलिंग पे स्ट्रेटेजी बना के दे। सही है, तो वो इन एरियाज के ऊपर भी आपसे कह सकता है। रिलेटेड पार्टी के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मुझे वो बना के दे, तो उस तरह आके आपसे अल्फाजों के साथ खेल भी सकता है। दूसरी चीज़ क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत अर्सा हो गया आके पे नहीं पूछा, हमेशा आके पूछता था प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आपकी क्या होती हैं, इस एरिया को एग्जामिनर ने नहीं पूछा। ठीक है, तो वो इस एरिया को भी आपसे एग्जामिन कर सकता है। अगली चीज़ जाए एज ए 315, तो 8 मार्क्स। तो लास्ट अटैम्प्ट में हमारे पास बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क आया था और 50 मार्क्स टेस्ट हो चुके हैं लास्ट 4 अटैम्प्ट्स हमारे पास। सही है, इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ऑडिट रिस्क की आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। रिस्क को जब आप आइडेंटिफाई करते हो और असेस करते हो तो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो। रिस्क में हमारे पास बेसिस रिस्क भी होता है, रिस्क में हमारे पास सिग्निफिकेंट रिस्क भी होता है, और रिस्क जो होता है वो हमारे लिंक होते हैं एफएस लेवल से और एसेशन लेवल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। रिस्क के ऊपर एग्जामिनर लास्ट टाइम आपसे पूछा कि बताइए ये जो अंडरस्टैंडिंग वाले एलिमेंट है इसकी अंडरस्टैंडिंग आप कैसे ऑब्टेन करेंगे। बहुत अरसे से आईकेप जो आपसे नहीं पूछ रहा है ना, वो ये नहीं पूछ रहा कि एक नंबर्स आपको दे दे और आपसे कहे कि जी मुझे बताएं नंबर्स के बेसिस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करके दे। ये एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है। ये जो एक नॉर्मल एक सवाल होता है ऑडिट रिस्क का, एग्जामिनर उसको इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। सही है, तो इन एरियाज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। रिस्क में सिर्फ वही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें ना पढ़ लीजिएगा, रिस्क कितने डिफरेंट एलिमेंट से निकल के आ सकते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। मटीरियलिटी प्यारे बच्चों रिसेंट अटेम्प्ट्स में एग्जामिन हुए जा रहा है और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। एक्सपेक्टेड है कि वापस से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा। किस चीज़ के ऊपर के बताएं मटीरियलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। मटीरियलिटी डिटरमाइन हुई भी है, बताएं, कमेंट करें कि आप कैसे इसके ऊपर मटीरियलिटी डिटरमाइन करेंगे, क्या सही मटीरियलिटी डिटरमाइन हुई भी है कि नहीं हुई। सही है, मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को सैम्पलिंग और रिपोर्ट के साथ भी एग्जामिन किया जा सकता है। क्या मतलब इसका कि सैम्पलिंग में आपको एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई, फिर आपने उसको चेक करना है कि ये मिस मटीरियल है कि नहीं है, या रिपोर्ट में हमारे पास पीबीटी दिया हुआ होता है, मिस स्टेटमेंट दी हुई होती है, और फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ मटीरियलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ मटीरियलिटी। सही है, मटीरियलिटी, फिर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, फिर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, फिर डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर मटीरियलिटी। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियलिटी है इसके ऊपर भी एग्जामिनर आपसे एक अच्छा सवाल पूछ सकता है। आखिरी चीज़ फ्रॉड बच्चों लास्ट अटैम्प्ट में एग्जामिन हुई थी, और फ्रॉड के हमारे पास जो सवाल थे उसमें उसने लास्ट अटैम्प्ट में फ्रॉड रिस्क पूछा था कि एक सवाल आपको दिया था, उसने कहा था फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बताएं। सही है, इस बार एक्सपेक्टेड है कि जनरल कॉन्सेप्ट जो फ्रॉड के है ना, लेट्स से इनहेरेंट लिमिटेशन या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसको आपने लाजमी देखना है बच्चों। उसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट वाला जो एलिमेंट है ना, वो एग्जामिनर ने बहुत अरसे से छोड़ा हुआ है, उसको पूछता ही नहीं है। सही है, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और ये जो रिस्क फैक्टर में हमारे पास, चाहे वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो या मिस एप्रोप्रिएशन एसेट हो, उसमें जो एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल इस अटेम्प्ट के लिए बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और उसके अलावा एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन, अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो एज एन ऑडिटर आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगली चीज प्यारे बच्चों हमारे पास है आईएसओ 230 डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेंजेस आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट से आने के बाद अगर हम चेंजेस करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये कि आपको छोटा सा वर्किंग पेपर दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा जी बताएं ये डॉक्यूमेंटेशन सही हुई है कि नहीं हुई। ये एक अच्छा एक्सपेक्टेड सवाल है जो कि आपके स्टेट एक्स के पास्ट पेपर्स में भी आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रेड सी, ये आपकी बैकबोन है। सही है, ये वो एरिया है जिसमें नॉर्मली बच्चा इन एरियाज की वजह से फेल हो जाता है। इसके अंदर ऑडिट एविडेंस भी है, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल भी है। सही है, जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं ऑडिट एविडेंस के, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के स्टैंडर्ड्स के अंदर शामिल है। इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल शामिल है और इसकी वेटेज 45 से 55 मार्क्स है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हैं, हमारे पास आइजा 500 है, हमारे पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है, हमारे पास IT है, हमारे पास कन्फर्मेशन है, हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर है, हमारे पास सैम्पलिंग है, रिलेटेड पार्टी है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, गोइंग कंसर्न है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। ये 50 मार्क्स का आपके पास प्यारे बच्चों आपके पास एरिया है सारा। ठीक है, और इसमें से आईकेप आपसे 50 नंबर पूछेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें सबसे बड़ी ग्रेड को, सब्सटेंटिव प्रोसीजर प्यारे बच्चों सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं पूछा है आपसे, इतना डिटेल में नहीं पूछा जितना वो पूछ रहा है आजकल। आप चैलेंज कर ले एग्जामिनर, इस अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा फोकस उसका सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और इंटरनल कंट्रोल के ऊपर होगा। ठीक है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बहुत अच्छे
अच्छे से आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंटिव प्रोसीजर में रिस्क के साथ भी सवाल आ सकता है, सही है। तो आपको पता होना चाहिए रिस्क के साथ सवाल आने के साथ किस तरीके से प्रोसीजर लिखने होते हैं, कितने मेंशन करने होते हैं, सही है, और वो प्रोसीजर के रिस्क को एड्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का सवाल एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का सवाल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन के साथ भी आता है कि जी इवैल्यूएट करें, कोर्स ऑफ एक्शन बताएं अलॉन्ग विद द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो आपसे कहता है कि जी रिस्पॉन्सेज रिसीव हो गए, अब मुझे बताएं इनमें से किसी के ऊपर मुझे क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ेगा। ये भी प्रोसीजर का पार्ट होता है। बैलेंस मैच कर रहा है, बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है, ये भी सब्सटेंटिव यहाँ पे भी आकर एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, सही है। सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल बना के आपको दे देगा कि जी सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड ये इवेंट हुआ है, बताएं आपके क्या प्रोसीजर होंगे। तो वो टेक्निकली सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर नहीं पूछ रहा, वो उस अमेंडमेंट के ऊपर, वो सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर आपसे प्रोसीजर पूछ रहा है। इस तरीके से इनटेंजिबल के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक्रूवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरोल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, प्रोविजन फॉर वारंटी, सेल्स परचेज एक्सपेंसेस और कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा जो ये आपके पास, और लिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार, सही है। और ये जो आपकी असर्शंस होती है ना, कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड वैल्यूशन, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, सही है। कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड वैल्यूशन हर सब्सटेंटिव के एरियाज में इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज एग्जामिनर इसके ऊपर लाजमी सवाल आपसे पूछ रहा होता है। इंटरनल कंट्रोल अगेन हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। तो इंटरनल कंट्रोल में जितनी भी हमारी साइकिल्स हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंटरनल कंट्रोल के अंदर कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है, सही है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये कह सकता है, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे ऑडिट की रिकमेंडेशन बताओ, मुझे कंट्रोल वीकनेस बताओ। वो आपसे कहेगा कि मुझे मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके दो। तो मैनेजमेंट लेटर का फॉर्मेट लाजमी देख लेना, उसकी ड्राफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। वो आपसे कह सकता है वॉक थ्रू एंड डीएनआई, ठीक है। वो आपसे कहेगा कि जी वॉक थ्रू और डीएनआई में क्या फ़र्क है, मुझे वो बता दो। उसके अलावा वो आपसे कह सकता है कि इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ स्मॉल कंपनी, आई कैप कन्वेंशनली बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछ रहा होता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको भी एग्जामिन कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सही है, कि इंटरनल कंट्रोल जिस तरह ऑडिट की लिमिटेशन होती है, इस तरह इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशन होती है, उसके ऊपर वो आपसे एग्जामिन कर सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल में जो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, साइकिल्स है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और कुछ ये जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपने लाजमी गो थ्रू करना है। बच्चों अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सही है। इसके अंदर हमारे पास इंटरनल कंट्रोल में मैनुअल कंट्रोल्स भी हैं, आईटी कंट्रोल्स भी है। आईटी कंट्रोल को अगर हम देखें तो एप्लीकेशन कंट्रोल लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट हो गए, वापस से वो एप्लीकेशन कंट्रोल पूछ सकता है, बिकॉज एप्लीकेशन कंट्रोल पूरी दुनिया है, सही है। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर सेल्स और परचेज साइकिल के अंदर वो आपसे चेक डिजिट, बैच टोटल और इंक्रिप्शन टेक्निक पूछ सकता है। जनरल आईटी कंट्रोल इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जनरल आईटी कंट्रोल में वो आपसे नॉर्मली डेटाबेस, प्रोग्राम चेंजेस और सिस्टम कंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 फेजेस इसको आपने लाजमी देखना है। इसके अलावा सिस्टम लॉग्स, सही है, लॉग क्यों मेंटेन करते हैं, क्या लॉग्स मेंटेन होती है, उसके ऊपर पूछ सकता है। और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, बहुत अरसा हो गया एग्जामिनर ने इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है प्यारे बच्चों। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को आपने लाजमी देखना है। आगे मूव करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन में प्यारे बच्चों, लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को मैं ऑलरेडी ऊपर 2 बार कवर कर चुका हूँ। वो स्ट्रेटेजी के साथ भी पूछ सकता है, वो आपसे सब्सटेंटिव के साथ भी पूछ सकता है, और अगर ऐसा 505 को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या और लिखा हुआ, ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर भी आ सकता है, रिस्पॉन्सेस रिकन्सिलेशन भी आ सकता है कि जी वो आपसे कहता है ये रिस्पॉन्स रिसीव में बताएं आप क्या करेंगे, सही है। रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकती है, रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं, वो मना कर रहे हैं कंफर्मेशन सेंड करने के लिए, रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं, फ्रॉड की इंप्लीकेशन भी हो सकती है प्यारे बच्चों, सही है। इसके अलावा हमारे पास कंफर्मेशन 2 किस्म की होती है, ओपन कंफर्मेशन होता है और ब्लैंक कंफर्मेशन होता है। ये वो कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव एग्जामिनर बहुत पूछ चुका है, ओपन एंड ब्लैंक कंफर्मेशन के एग्जामिनर ने बहुत अरसा हो गया नहीं पूछा, उसको देख के चले जाइएगा, बिकॉज ये नॉर्मली वो चीज़ है कि आप पिछले 5-6 टाइम उठाते हो तो आपको नहीं दिख रही होती, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये चीज़। आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर अगेन एग्जामिन नहीं हुआ है लास्ट टाइम में प्यारे बच्चों। इसके अंदर अगेन मैंने आपसे कहा कि ऑडिटर्स के साथ लिंक हो क्या आ सकता है, नंबर्स दिए हुए होंगे, आपसे कहा जाएगा फ्लक्चुएशन है, मुझे ऑडिटर्स आइडेंटिफाई करके दें। अगली चीज़ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, आपको एक नंबर्स दे दिए जाएंगे, सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जी यूजिंग द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बताएं आपके हिसाब से आप क्या इंफॉर्मेशन लेंगे, आप कैसे इस सिनेरियो में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ये एक सवाल एग्जामिनर पहले भी पूछ चुका है, मैंने इसको 4-5 सवाल अच्छे फाइनल वगैरह के बनाए थे, उनको लाजमी देख के जाइएगा कि आप किस तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं। और आखिरी चीज़ थ्योरी बेस आ सकता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर को आप कंक्लूडिंग फेज में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं बच्चों, आइजा 530 सैम्पलिंग। पिछले 3 अटैम्प्ट से एग्जामिनर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, सही है। तो इसका मतलब है इस अटैम्प्ट के लिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सैंपल साइज। एग्जामिनर ने आपसे सैंपल साइज नहीं पूछ रहा है, ये आपसे नहीं पूछता कि जी बताएं कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पे सैंपल साइज डिटरमाइन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। और एज अ 530 सैम्पलिंग जब आप करते हो तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी करते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी करते हो। एग्जामिनर ने आज तक आपसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा है सैम्पलिंग के ऊपर बच्चों। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जो एरियाज है ना सैम्पलिंग में, उसको अच्छे से देख के जाना है। प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट हमेशा उसका एक फेवरेट एरिया है, इस बार भी वो आपसे पूछ सकता है, नंबर्स कैसे खेल सकता है, सैम्पलिंग को इवेल्युएट करने के लिए दे सकता है कि जी आपको एक पूरा एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, टीम ने हैपोथेसिस भी की हुई है, टीम ने स्टैटिस्टिकल भी की हुई है, टीम ने सर्टिफिकेशन करी है नहीं करी, उसके ऊपर एक सिनेरियो दे सकता है और फिर आपसे कहेगा जी इवेल्युएट करें सैम्पलिंग को। और अगेन सैम्पलिंग का सवाल ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ भी आ सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आइजा 550 से रिलेटेड पार्टी आर्म्स लेंथ के ऊपर थ्योरी लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन हुई थी। रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी के साथ बड़ा अच्छा लगता है कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन क्वांटिटेटिवली मटेरियल ना भी हो, क्वालिटेटिव मटेरियल होती है। रिलेटेड पार्टी में कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड पार्टी में एक कॉन्सेप्ट है इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, मतलब रिलेटेड पार्टी क्यों आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है एंड व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑन रिलेटेड पार्टीज। ये एक अच्छा एरिया है जिसके ऊपर एक अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर ने आज तक आपसे नहीं पूछा है। ये देखें रिस्क क्या, व्हाट आर द रिस्क, ये अलग सवाल है, और रिस्क क्यों हाई होता है रिलेटेड पार्टी में अलग सवाल है। तो एग्जामिनर यहां पे आपके साथ खेल सकता है, सही है। और उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर एंड फ्रॉड रिस्क। रिलेटेड पार्टी के बहुत से रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, उसमें से 2 रिस्क होता है एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर और फ्रॉड रिस्क। ये एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछा, ये बहुत रिसेंटली आपके स्टैटिस्टिक्स में ऐड हुए थे, उसको आपने लास्ट में देखना है बच्चों। अगली चीज़ हमारे पास है आइजा 560 जो हम सबसे बड़ी ग्रिड में 50 मार्क्स की, उसके अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट पिछले 5 अटेम्प्ट से एग्जामिन नहीं हुआ है, सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पेपर आ रहा होगा, अच्छे से रिवाइज करके जाना है आइजा 560 को। इवेल्युएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट, डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन। आईकेप का फेवरेट एरिया के ऊपर एक दिया हुआ होगा, येरेंट दिया हुआ होगा, सब्सिक्वेंटली एक इवेंट हुआ है, वो आपसे कहेगा बताएं इवेल्युएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए और कोर्स ऑफ एक्शन बताएं। अब यहाँ सवाल में 2 चीज़ें अप्लाई हो जाती है। जब वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है तो क्या वो कोर्स ऑफ एक्शन अमेंडमेंट के ऊपर बताना है या वो कोर्स ऑफ एक्शन एज 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के एस्पेक्ट से बताना है। इसकी एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक थी, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है जो कि हमने अपने क्लास में डिस्कस किया था, इसको लास्ट में देख लीजिएगा। डुअल डेटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, सही है। नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि एज 560 को कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एक कॉन्सेप्ट सब्सिक्वेंट इवेंट में सिग्निफिकेंट डिले इन अप्रूवल ऑफ एफएस, और यहाँ पे गोइंग कंसर्न की चीजें भी लिंक हो रही थी, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आखिरी चीज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट लिंक्ड विद द प्रोसीजर, जो मैंने आपसे कहा कि सब्सिक्वेंटली फॉर एग्जांपल एक इवेंट हुआ है, एक केस हो गया है और आपने प्रोसीजर लिटिगेशन एंड क्लेम्स के लिखने होंगे, तो वो जो एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। आगे चले गोइंग कंसर्न में प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम में गोइंग कंसर्न एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिन हुआ था, लेकिन फेवरेट एरिया है, सदाबहार एरिया है, पूछेगा अब आपसे गोइंग कंसर्न में इवेंट्स और कंडीशन में आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि पेपर में आप ये माइंडसेट रखिएगा कि पेपर में कहीं ना कहीं इवेंट्स और कंडीशन छुपे हुए होंगे। जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो इवेंट्स और कंडीशन को सामने रखेगा, जहाँ इवेंट्स और कंडीशन आ गए तो आपने प्रोसीजर्स लिखने होंगे, सही है। वो इवेंट्स और कंडीशन रिस्क के सवाल में भी हो सकता है, वो इवेंट्स और कंडीशन सब्सिक्वेंट इवेंट के सवाल में भी हो सकता है, वो इवेंट और कंडीशन कंफर्मेशन के सवाल में भी हो सकता है कि रिप्लाई आगे जी हम तो बैंक करप्ट हो गए, सही है। वो इवेंट और कंडीशन रिपोर्टिंग के सवाल के साथ भी हो सकता है, तो तभी मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि इवेंट और कंडीशन अगर आपसे ट्रिगर हो गए तो फिर इवैल्यूएट करना आसान हो जाएगा, प्रोसेस लिखना आसान हो जाएगा, सही है। रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन गोइंग कंसर्न के ऊपर आ सकती है। और आखिरी चीज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न फॉर्मेट, इसको हाईलाइट कर ले, सही है। वो आपसे कह सकता है इस बार कि मुझे गोइंग कंसर्न का सेक्शन ड्राफ्ट करके दो, सही है, मुझे गोइंग कंसर्न के सेक्शन को ड्राफ्ट करके दो, तो रिपोर्ट का वो एरिया आपने अच्छे से पढ़ना है। आगे चलें बच्चों, आइजा 500 अच्छी रिटन रिप्रेजेंटेशन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन हो चुका है। 3 एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो रिटन रिप्रेजेंटेशन के रूल्स हैं, कौन साइन करेगा, कब डेट होगी, क्या लैंग्वेज होगी, क्या मॉडिफाई हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद डाउट्स ओवर द रिटन रिप्रेजेंटेशन में डाउट्स कब होंगे, सही है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी रिवाइज कर लीजिएगा। एंड द ड्राफ्टिंग ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो आपसे कहेगा इन द अबव सिनेरियो अगर एग्री करते हो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके दे दो मुझे, सही है। आगे चीज आइजा 610 पिछले 2 अटेम्प्ट से एग्जामिन नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आइजा 610 के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट असिस्टेंस, सही है। एग्जामिनर ने उसको बहुत साल हो गए नहीं पूछे, एक ही बार पूछा था थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट असिस्टेंस बहुत अच्छे से आपने रिवाइज करके जाना है। दूसरी चीज जो बहुत अच्छा है वो एरियाज है कि एग्जामिनर आपसे कहेगा जी ये 10 एरियाज है इसके ऊपर इंटरनल ऑडिट ने काम किया, बताएं कौन से एरियाज के ऊपर मैं रिलायंस ले सकता हूँ, सही है। तीसरी चीज वेदर टू रिलाई ऑन द इंटरनल ऑडिट, क्या इंटरनल एक सिनेरियो दे दिया जाएगा इंटरनल ऑडिटर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, क्या इंटरनल काम पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आखिरी चीज इवैल्यूएट द एडिक्वेसी, काम हो गया है कि उसके काम को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अगली चीज है हमारे पास आइजा 620 एक्सपर्ट, और वो पिछले 2 अटेम्प्ट से एग्जामिन हो रहा है।
एक्सपर्ट के ऊपर दो चीज़ों को हमारे मार्क कर लें प्यारे बच्चों। पहली चीज़ हमारे पास है नेम ऑफ एक्सपर्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है नेम ऑफ एक्सपर्ट का, क्या इसको रिपोर्ट में नाम लिखना चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ इवैल्यूएट, एक्सपर्ट के काम को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। बच्चों आखिरी ग्रेड में आते हैं, ग्रेड डी, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, और ये 10 से 15 मार्क्स की वेटेज है। सही है, इसके अंदर हमारे सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, 700 है, 701 है, 705 है, 706 और आई सारी 2400 है। आज 700 की बात करूं प्यारे बच्चों, रिपोर्ट को अच्छे से देख के जाइएगा, रिपोर्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से देख के जाइएगा, बिकॉज पहला सवाल जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द ऑडिट रिपोर्ट। आपको पूरी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया जाएगा, उसके अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन भी होगी, उसके अंदर गोइंग कंसर्न भी होगा, उसके अंदर कैम्प भी होगा, उसके अंदर एम्फेसिस भी होगा, उसके अंदर ओएमपी भी होगा, और आपसे कहा जाएगा क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। सही है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उसके ऊपर जो आ सकते हैं वो डेट, सिग्नेचर एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आ सकते हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्लेसमेंट के क्या क्या तरीके, कहाँ कहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, 2-3 नंबर की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकती है। आज 701 भी प्यारे बच्चों लास्ट टाइम में एग्जामिन नहीं हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे अच्छा सवाल आ सकता है वो आपसे कहेगा कि जो ऊपर सिनेरियो है मुझे आइडेंटिफाई करके दें और कैम्प को ड्राफ्ट करके दें। ऊपर आपको एक सिनेरियो दिया हुआ होगा कि एक लिटिगेशन चल रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, हमने ऑडिट कमेटी से डिस्कस करी, क्या ये कैम है, हाँ जी कैम है, तो उसको ड्राफ्ट करके दो। तो फिर आपने लिटिगेशन क्लेम के ऊपर कैम्प ड्राफ्ट करना होगा। एक्सेप्शन टू कम्युनिकेट कैम्प, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, और तीसरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इंटरेक्शन विद द अदर ऑडिट एनालिस्ट, कैम्प का क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ क्या रिश्ता है, कैम का एम्फेसिस के साथ क्या रिश्ता है। सही है, और ये दोनों रिश्तों में अगर तकरार होगी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैम की इंटरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज हम चलें, आज 705 मॉडिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम में भी पूछा है, उससे भी पहले पूछा है, हमेशा एग्जामिनर पूछता रहता है। मॉडिफिकेशन की जो पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट होती है वो आपसे एग्जामिन कर सकता है। आपसे देखें, ये वो टाइम नहीं है कि आप ये देखेंगे कौन से क्वालिफाइड है कौन से एडवर्स है, ये वो टाइम नहीं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, रिविजन में आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी डिस्कस पॉसिबल इंप्लीकेशन क्या है। आपके टाइम जो आपने देना है किसके ऊपर देना है, ड्राफ्ट मॉडिफाइड ओपिनियन बेसिस ऑफ मॉडिफाइड, जो उसकी ड्राफ्टिंग है ना मॉडिफाइड ओपिनियन बेसिस, उसको आपने अच्छे से देख के जाना है, एम्फेसिस की ड्राफ्टिंग को अच्छे से देख के जाना है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग को अच्छे से देख के जाना है। सही है, और एक कॉन्सेप्ट 705 में ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन इफ मैनेजमेंट इम्पोज्ड स्कोप लिमिटेशन। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक 4-5-6 नंबर की थ्योरी इस पे आ सकती है। फिर हमारे पास अगली चीज एम्फेसिस है प्यारे बच्चों, तो एम्फेसिस हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिटिगेशन चल रही है, अब आपने दिमाग लगाना है कि वो एम्फेसिस है कि नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसिस और ओएमपी ये आ सकता है। प्लेसमेंट ऑफ ईओएमपी और ओएमपी, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सही कि जब रिपोर्ट के इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं तो ईओएमपी की प्लेसमेंट कहाँ होगी, वो आपसे एक अच्छी चीज पूछ सकता है। आई सारी 2400 की अगर बात करें तो रिव्यू प्रोसीजर्स जो है वो आपसे पूछ सकता है, 4-6 नंबर की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड ऑडिट वो भी पूछ सकता है, और रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट भी पूछ सकता है। तो इसको हमने थोड़ा सा देखना होगा बच्चों। अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं तो जो मैंने आपसे पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया, उस सिलेबस की वेटेज आपके साथ डिस्कस कर ली, हर वेटेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। पेपर को रिवाइज करते हुए स्लाइड सामने रखिएगा। सही है, वीडियो आपने सुकून से सुननी है, एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आपको चीज़ों में कंफर्ट आ जाएगी कि हाँ यार ये आता है, ये नहीं आता, ओ अच्छा यार ये याद आ गया, इनको मैं देख लूँगा। सही है, तो वीडियो तमीज़ से सुन लीजिएगा और अच्छे से इन चीज़ों को जब आपने रिविजन 100% करना है, लेकिन जब 100% रिविजन आप कर रहे होंगे तो जिस टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे होंगे, जिस स्टैंडर्ड को आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हुए ये स्लाइड सामने रख लीजिएगा। जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा एडिशनल टाइम दे दीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसी तरह पेपर से पहले हम 1-1.5 घंटा पहले आके अपने बैठे हुए होते हैं, सुबह उठ जाते हैं लेट से, तो इन एरियाज़ को एक बार अच्छे से आप घुमा लीजिएगा। देखें बच्चों, ये वो टाइम नहीं है कि हम ये बैठ के डिसाइड करें या डिस्कस करें या ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करें कि क्वालिफाइड ओपिनियन होती है, एडवर्स होती है। सही है, ये वो टाइम अभी है नहीं। टाइम किस चीज़ का है, टाइम इस चीज़ का है कि जो क्वालिफाइड ओपिनियन का रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लूँ। सही है, जो मेरे पास एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लूँ। सही है, मेरे पास जो कैम की ड्राफ्टिंग है, कैसे कौन से स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, मैं उसको अच्छे से गो थ्रू कर लूँ। सही है, कैम की इंटरेक्शन जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँ। सही है, इसी तरीके से बिकॉज ये वो चीज़ें जिसको मैंने पहले पढ़ी भी है 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, लेकिन अगर मैं पेपर से पहले उसको अच्छे से रिवाइज करके नहीं जाऊँगा तो पेपर में रिकॉल करने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल पेश आएंगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा एरिया हो, कोई भी सिनेरियो बेस की टेक्निक हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एरिया जो कि नॉर्मली हम इतना फोकस नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? बिकॉज जब हम पास पेपर्स कर रहे होते हैं, जब हम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो उन एरियाज के ऊपर नॉर्मली सवाल बड़े कम होते हैं। एक्सपेक्टेशन गैप हो गया, स्टूवर्डशिप हो गया, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हो गया, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको हाईलाइट करके दे दी है, क्योंकि अगर आप इनको देख लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इन सारे एरियाज को जो मैंने आपसे कवर करे हैं, जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, इसमें से पेपर में 10-15 मार्क्स का पेपर आ सकता है। सही है, 10-15 मार्क्स का पेपर आ सकता है। सही है, और बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया तो मुश्किल हो जाती है। तो बच्चों, तैयारी आपकी बेहतरीन
बेहतरीन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिएगा, जो पेपर में टाइम रह गया है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव ना सोचिएगा। 2-4 कॉन्सेप्ट नहीं आते, 2-4 सवाल नहीं होते, कोई मसला वाली बात नहीं है। जो आता है, जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम उसको रिवाइज करें, इन्हेंस करें और पेपर में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। थैंक यू सो मच।